उसमें से बोला चैप्टर 1 कौन सा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 कौन सा था, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये था आपके चैप्टर नंबर का फेज 1 बुक का बिजनेस ट्री का बुक का फेज 1। ये इसमें से आएगा बेटा आपका कम से कम 15 नंबर। ठीक भाई, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से आप 15 से 20 नंबर का कम से कम, और जिसमें से 10 नंबर का तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ही आएगा। कभी कभी इनमें से 25 नंबर तक का आ जाता है तीनों चैप्टर में, मगर कम 20 का ऑन एन एवरेज कितने का आ सकता है, 20 नंबर का। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें आपकी केस स्टडी बनती है और ये आपका आएगा कम से कम 30 नंबर का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो 5 चैप्टर में पढ़े, इसमें कितने का आएगा, कम से कम 30 नंबर का। 50 नंबर का हो गया। और 30 नंबर का आप जो हम पढ़ेंगे फेज 3। आपकी बुक को 3 फेज में डिवाइड अगर कर दो तो पहला कौन सा होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। फेज 1 20 नंबर, फेज 2 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 30 नंबर, और बाकी की ये आगे आने वाले जो 4 चैप्टर हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो भी कितने नंबर के आएंगे, 30 नंबर के, मतलब जो रह गए। तो हमने पढ़ा बेटा कल कंट्रोलिंग, हमारा मैनेजमेंट का पार्ट ए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 एज पर पूनम गांधी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट बेटा, अभी भी है तो मैनेजमेंट ही, फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, पैसे से मतलब रिलेटेड, द मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द मनी, है ना। तो पैसे को क्या होता है, पैसा क्या है बेटा, पैसा कहाँ से आए, कितना लगाए बिजनेस में, पैसा कहाँ से आए, कितना इन्वेस्ट करें कितना बिजनेस इन्वेस्ट में, करें और कितना रिटर्न मिले, ये सब उसके बारे में सोचना। फाइनेंशियल द मैनेजमेंट ऑफ कैश, है ना, कह सकते हो द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, द मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। द मैनेजमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब समझते हो, फाइनेंस क्या होता है बेटा, देखो 3 तरीके की रिसोर्सेज चाहिए होती है हमें बिजनेस में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। तो फिजिकल और ह्यूमन के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो नॉर्मल सा, देखो फिजिकल रिसोर्सेज के लिए जो मैनेजमेंट होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। कौन सा, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए होता है उसके लिए तो पूरा एक बना हुआ ही है बेटा, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमने पीछे पढ़ा है पूरा, है ना। स्टाफिंग एक उसका छोटा सा पार्ट है बेटा। फिर नॉर्मल मैनेजमेंट हुआ, और एक होता है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस। फाइनेंस मोस्टली क्या होता है बेटा, पैसा, फंड, है ना। द एलोकेशंस ऑफ मनी, कहाँ से पैसा लाया जाए, इन्वेस्टिंग, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, है ना। कितना इंटरेस्ट बांटा जाए, मतलब कितना डिविडेंड बांटा जाए इस साल और कितना डिविडेंड नहीं बांटा जाए। तो देखो बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, कमाते तो बहुत हैं बेटा, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते अपने फंड्स को। क्या नहीं कर पाते बेटा, मैनेज नहीं कर पाते। वो ट्रेंड को समझते नहीं है कि पैसा इस टाइम अपने बिजनेस में रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। जो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो किससे रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है, कहाँ से पैसा लाना है। अब बेटा बैंक दे रही थी आपको 10% पे पैसा, आपका रेट ऑफ रिटर्न था बेटा 50%, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 50%। फिर भी तुमने ओनर से पैसा ले लिया, तो ये बेवकूफी है एक तरीके से। अगर तुम्हारा आरओआई ज्यादा होगा, हम पढ़ेंगे वो जो तुम क्वेश्चन कह रहे थे ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल के दे दिया है कि पैसा कहाँ से मंगाया जाए और कहाँ से नहीं मंगाया जाए। समझ पा रहे हो बेटा बात को, ठीक है। तो देखो पैसा कहाँ से मंगाना है, अब मंगाने में रिस्क है नहीं है, पैसा मंगाने में रिस्क है। पैसा 2 जगह से मंगा सकते हो, ओनर फंड से और बोरोइंग फंड से। ओनर फंड में एक रिस्क ये आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, जो पहले से ओनर है उनकी इक्विटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शेयर हो जाएगी एक तरीके से। और बोरोइंग फंड में क्या वो है दिक्कत, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना है भाई, देना ही देना रहता है इंटरेस्ट तो, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो। एक रिस्क ये रहता है बोरोइंग फंड में, है ना। बोरोइंग फंड में ये भी रिस्क रहता है कि डेट ज्यादा हो जाता है तो फर्म पे बोझ बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता, तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, कहोगे नहीं कहोगे तो मेरे ऊपर एक बोझ बढ़ गया,
एनीवे ओनर फंड में भी कई दिक्कतें होती हैं कि कल तुम यू कैन टेक डिसीजन इजीली, अब ज्यादा ओनर हो गए ना, यू कैन टेक अ डिसीजन इजीली। अब आप डिसीजन कैसे ले पाओगे, है ना भाई? डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेंगे मिलके बैठ के, शेयर होल्डर ही लेंगे। नहीं आ रही आपको? आ रही है बेटा? आ रही है। तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्वाजिशंस एंड एलोकेशंस ऑफ फंड। बेटा एफिशिएंट फंड, जो फंड को सबसे बेहतर तरीके से लेके आओ और उन्हें सबसे बेहतर तरीके से क्या करो बेटा, यूटिलाइज करो। पैसा सबसे अच्छे तरीके से इकट्ठा करो। ये तुम्हें 10% इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, मैं तुम्हें 6% इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा हूँ, तुम किससे लोगे? मुझसे लोगे, इंटरेस्ट कम है। तो ये क्या हुआ, एक एफिशिएंट वे हुआ। तो पैसे को कलेक्ट करो एफिशिएंट तरीके से और उसे यूटिलाइज करो एफिशिएंट तरीके से। ये आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा। In other words, financial management is concerned with flow of fund and involve decision related to procurement of fund, investment of fund in long term and short term asset। वही दे रखा है भाई। अदर टर्म में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या दे रखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसों को कलेक्ट करना बेस्ट तरीके से। वो हम देखेंगे कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है? पैसे को कलेक्ट करना बेस्ट तरीके से, पैसे को इन्वेस्ट करना बेस्ट तरीके से, लॉन्ग टर्म में लगाएं या शॉर्ट टर्म में लगाएं। ऐसे शेयर्स खरीदें जो लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं या ऐसे शेयर्स खरीदें जो शॉर्ट टर्म में इंक्रीज होते हैं। बता रहे शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिस्क होगा भाई। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी नीचे तो नीचे ही नीचे, कभी ऊपर तो ऊपर ही, ऊपर नहीं हो सकता है ना। तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, थोड़ा कम रिस्क होता है, ठीक है? और फिर बेटा कितना उन्हें ओनर्स को कितना डिविडेंड बांटना है। डिविडेंड समझते हो? इस साल तुम्हें प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से कितना बिजनेस में रखें और कितना बांट दें। तो जो अब ये किस पे डिसीजन लिया जाएगा, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बिजनेस में रखो पैसा, बिजनेस ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है ओनर को बांट दो। आपके पास काम बड़ा, आपका बिजनेस एक्सपेंड होने को है, आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाह रहे हो तो बांट के बड़ा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। ओनर ये नहीं चाहते कि उन्हें बहुत सारा डिविडेंड मिले, ओनर क्या चाहते हैं, उनकी वेल्थ बढ़े। क्या बढ़े? वेल्थ बढ़े। कल उन्होंने बिजनेस में 100 रुपए लगाए थे तो आज वो 100 रुपए कितने होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, उनकी वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए, ये ओनर चाहते हैं, ठीक है? Efficiency acquisitions of finance, efficient utilizations of finance and efficient distribution of disposal of surplus for smooth working of the company। अगर तुमने सारा डिविडेंड बांट दिया बेटा, तुम्हारे पास कैश था थोड़ा सा और तुमने डिविडेंड को सिर्फ कैश में बांट सकते हो बेटा। ऐसा नहीं है तुम्हारा जो माल नहीं दिख रहा है उसमें डिविडेंड में बांट दो, स्टॉक बांट दिया आपने। डिविडेंड सिर्फ किसमें बढ़ता है बेटा? कैश में बढ़ता है। तो कैश में बढ़ता है, तुम्हारे पास कैश था 1 करोड़ और तुमने डिविडेंड बांट दिया 1 करोड़ का बेटा, अब तुम्हारे पास कैश ही नहीं रहा, तो स्मूथ वर्किंग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि फंड कौन कौन सा है। आपको प्रॉफिट बहुत हुआ, प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ का, लेकिन कैश सिर्फ 1 करोड़ पड़ा है, ऐसा हो सकता है नहीं। जरूरी थोड़ी 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो सब कैश में ही हो गया हो। मशीनें खरीद ली हो, सारे प्रॉफिट की मशीनें नहीं खरीदे, मतलब किसी से मशीन मिल गई हो प्रॉफिट के बदले। अभी तो होता है ना बिजनेस में, प्रॉफिट है 200 करोड़ का, कैश कितना है 100 करोड़, 100 करोड़ ओनली, और वो भी तुमने क्या करा, बांट दिया। तो क्या करोगे फिर, स्मूथ वर्किंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी बेटा। तो देखो हमने क्या सीखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फाइनेंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, है ना, एलोकेशंस ऑफ फंड, एफिशिएंट एलोकेशंस ऑफ फंड, कहां से पैसा कलेक्ट किया जाए, द कलेक्शंस ऑफ मनी है, कहां से पैसा लिया जाए। 2 सोर्सेस होते हैं, ओनर फंड और बोरोइंग फंड, वो हम देखेंगे हमारे लिए बेस्ट फंड कौन सा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। एलोकेशंस ऑफ फंड ये होता है बेटा, एलोकेशंस ऑफ फंड, पैसा इकट्ठा करना, कलेक्टिंग द फंड। दूसरा बेटा इन्वेस्टिंग द फंड, इन्वेस्ट करना फंड को। और तीसरा डिविडेंड, डिविडेंड को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो प्रॉफिट कमाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? फाइनेंस में कितने डिसीजन होते हैं, 3, जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन कहां पैसा लगाया जाए, चलो वो तो भी पढ़ेंगे। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट
क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूल है? अभी आप एक पढ़ के आओ कि वर्क क्या हो, स्मूथली। तो पहला तो यही रोल है बेटा, आपको क्या देखना रहता है, वर्क स्मूथ वर्क हो। दूसरा आप क्या पढ़ के आए हो भाई, आप पढ़ के आए हो कहाँ पर पैसा लगाएं, है ना, कहाँ से पैसा कलेक्ट करें। पहला रोल कहाँ से पैसा कलेक्ट करें, दूसरा रोल कहाँ पर पैसा लगाएं, तीसरा रोल कितना पैसा बांटे, चौथा रोल ताकि हमारा जो वर्क हो वो क्या हो, स्मूथ हो। चार तो यही होगा तुम्हारे। All the financial activity of a company are directly or indirectly affected by the financial management. The common activity or area which are influenced by financial management are फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो किस किस से प्रभावित होती है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाएं, वही बेटा कहाँ पर पैसा लगाएं, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लगाएं। जी कॉल आ रही है आपको बेटा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, पैसा कहाँ लॉन्ग टर्म में कितना लगाएं, शॉर्ट टर्म में कितना लगाएं, पैसा बोरिंग फंड से लें या ओनर फंड से लें, पैसा कितना बांटें कितना ना बांटें, आपकी वर्किंग कैसे होनी चाहिए, स्मूथली वर्किंग होनी चाहिए। यही तो रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बताओ भाई, ये नहीं है रोल। अब देखो बुक में क्या लिखा है, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, इनमें दे रखा है अलग अलग बना के दे रखे हैं, फिक्स एसेट में कितना लगाएं और करंट एसेट में कितना लगाएं। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, कहां से पैसा लें, लॉन्ग टर्म फंड या शॉर्ट टर्म फंड। ब्रेकअप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है 2:1। देखो लॉ होता है कि आप इतना डेट नहीं ले सकते कि आपकी इक्विटी का डबल से ज्यादा हो जाए, 2:1 से ज्यादा डेट नहीं ले सकते, मतलब अपनी इक्विटी से डबल से ज्यादा डेट नहीं ले सकते। आपने लगाया बेटा 10 लाख रुपए बिजनेस में, तो आप उधार कितना ले सकते हो, 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा उधार नहीं ले सकते। ठीक है, ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम आते हैं सबसे कौन डील करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप वो वाले लिखना है एकदम परफेक्ट जाएंगे बेटा। फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है बेटा, पैसा कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ से लेके आए, पैसा कितना बांटें ताकि वर्क आपका क्या हो, स्मूथली हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसका एक वर्क है बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस लिए करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ताकि ओनर की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। समझते हो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब से जरूर नहीं, बिजनेस एक्सपेंड हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस के शेयर्स बढ़े, बिजनेस क्या हो, एक्सपेंड हो। आपने 10 रुपए लगाए हैं तो ये 10 रुपए कल को कितने बन जाए, 100 बन जाए, 500 बन जाए, 1000 बन जाए, आपका बिजनेस क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। यही तो ओनर चाहते हैं सारे, नहीं चाहते हैं क्या? यही चाहते हैं। केस स्टडी, एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट इन इंडिया। इंडिया में उसका एक प्लांट है बेटा, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, स्टील की। इट इज एंजॉयिंग अ बियॉन्ड डिमांड, बियॉन्ड डिमांड समझते हो, बहुत ज्यादा डिमांड आती थी। फॉर इट्स प्रोडक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट 7 to 8% एंड द डिमांड फॉर स्टील इज ग्रोइंग, ठीक है। इट इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू स्टील प्लांट टू कैश ऑन द इंक्रीज डिमांड इट इज फेसिंग। ये टू कैश का मतलब ये नहीं है कैश आ जाएगा तुम्हारा, टू कैश का मतलब उसका फायदा उठाने के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर 5000 करोड़ टू सेट अप एंड अबाउट 500 करोड़ वर्किंग कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्लांट। 5000 करोड़ चाहिए बेटा प्लांट लगाने के लिए और 500 करोड़ चाहिए स्टील लाने के लिए, रॉ मटेरियल और ये सब चीजें लाने के लिए। तो ये कौन सा डिसीजन है, कौन सा रोल है बेटा, ये कंपोजिशंस ऑफ फिक्स एसेट एंड कंपोजिशंस ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट नहीं है। फिक्स एसेट में कितना चाहिए, इन्वेस्टिंग डिसीजन है। ये क्या है बेटा, इन्वेस्टिंग डिसीजन, कहां पर पैसा इन्वेस्ट करें। 5000 करोड़ कहां चाहिए, प्लांट लगाने के लिए, और 500 करोड़ किसके लिए चाहिए, वर्क करने के लिए। तो ये हो गया कंपोजिशंस ऑफ फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। करंट एसेट में कितना चाहिए, 500 करोड़ और फिक्स एसेट में कितना चाहिए, 5000 करोड़। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों बना, अरे भैया इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, RIL है, टाटा है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये फाइनेंशियल मैनेजर्स क्यों रखती हैं, दो वजह से बेटा। आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए होती है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट बढ़े ज्यादा से ज्यादा, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या फर्क है। प्रॉफिट आपको हुआ बेटा, ठीक है, 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, आपने अगर 100 रुपए का प्रॉफिट 50-50 सबको बांट दिया तो क्या आपकी वेल्थ बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। अगर प्रॉफिट बांट दोगे तो वेल्थ नहीं बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट तो आदमी खर्च कर लेगा।
वेल्थ कब बढ़ती है? जब प्रॉफिट बिजनेस में रहता है और बिजनेस बड़ा होता है। और बिजनेस बड़ा कब होगा? आपने बिजनेस में 100 रुपए लगा के 100 रुपए कमाए, ठीक है, अब वो 100 रुपए तुम खा गए, बांट दिए, अब फिर भी तो 100 लगा के 100 ही कमा पाओगे। अगर वो अपने बिजनेस में रखते तो 200 होते ना, लगा के फिर 200 से 200 कमाते, तभी तो बिजनेस बढ़ता। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? देखो, द मेन एंड फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट objective of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder. Do you know about equity shareholder? Equity shareholder are the primary owner of the business. There are two type of shareholder, equity shareholder and preference shareholder. है ना? Equity shareholder are the primary owner. So the main aim of the financial management is to create the wealth for equity shareholder. Equity shareholder की wealth को क्या करना? मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना। आज उनके बिजनेस में 50,000 रुपए है तो वो 50,000 रुपए क्या हो जाए? 1 लाख हो जाए। मतलब कुल मिला के बिजनेस को बड़ा करना, एक्सपेंड करना। The financial manager in a company makes decision for the owners. किसके लिए डिसीजंस लेते हैं? ओनर के लिए। तो ऑब्जेक्टिव देखो, ओनर्स के लिए लेते हैं द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। ओनर कौन होते हैं? द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। He must take such decision which will ultimate prove gainful from the point of view of shareholder. किसके लिए फायदेमंद होने चाहिए वो डिसीजंस? ओनर के लिए। The shareholder gain only when the price of their shares increase in the market. तब शेयर होल्डर कब गेन करता है, कब फायदा होता है शेयर होल्डर को? जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं। तुमने एक शेयर 10 रुपए का खरीदा, अब वो शेयर 50 रुपए का होगा तो तुम्हें फायदा होगा नहीं होगा? और वो 50 रुपए का होगा कब? जब तुम्हारी कंपनी अच्छे से काम करेगी, जब तुम्हारी कंपनी ग्रो करेगी, जब तुम्हारी कंपनी बड़ी होगी, है ना? नहीं आ रही समझ में? So financial decision which result in increasing in value of share is considering very efficient decision. On the other hand, the financial decision which bring fall in the value of equity share is considered poor decision. अगर आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसे अच्छा डिसीजन माना जाता है, और अगर आपके शेयर की वैल्यू गिर रही है तो इसे बुरा डिसीजन माना जाता है, बैड कंडीशन मानी जाती है। बात आ रही है आपको? तो मकसद क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता कब है बेटा? जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है। नहीं समझ? The objective of maximizing the wealth of equity shareholder automatically fulfill many others objective. काफी objective automatically क्या होते हैं बेटा? हो जाते हैं। जब wealth maximization के साथ साथ क्या क्या maximize होता है? Profit maximization। यार wealth होगी तभी जब profit होगा यार, क्या होगा? कौन सा बिजनेस बढ़ेगा? जिसमें प्रॉफिट होगा या जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा? जिसमें प्रॉफिट होगा बेटा। तो जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, इसके साथ साथ ऐसी बात है जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। दूसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा जब आप प्रॉपर्ली यूज करोगे रिसोर्सेज को तभी तो बेटा आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर पाओगे, हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपकी परचूनी की दुकान है बेटा, आप परचूनी की दुकान में क्या करते हो? वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, चीजें खराब हो रही हैं, आपको फेंकना पड़ रहा है, फिर वो बिक पाएंगी क्या? नुकसान होगा नहीं होगा? जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का तो नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा। मेंटेन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ मेंटेन ऑफ लिक्विडिटी। जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो उम्मीद में रहते हैं कि और भी आगे बढ़ेगी, तो पैसा आता रहता है। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड क्रेडिटर। आप अपने क्रेडिटर्स को क्या करोगे बेटा? पेमेंट टाइम पे करते रहोगे। पैसा आएगा तो पेमेंट टाइम पे करते होती रहेगी। बात आ रही है आपको? जब आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में ज्यादा होती है तो बैंकें आपको लोन भी दे देती है, तो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिटिविटी भी अच्छी रहती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ क्या होता है बेटा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है, आपके क्रेडिटर का और आपका रिश्ता एकदम अच्छा रहता है, पॉजिटिव रिश्ता रहता है, और ठीक है, मेंटेन ऑफ लिक्विडिटी आपकी बनी रहती है, आप वर्किंग स्मूथली कर पाते हो, आप अपने सारे काम को क्या कर पाते हो बेटा? स्मूथली कर पाते हो। देखो हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, है ना? पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है, पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और कितना पैसा इस साल प्रॉफिट में से बांटना है, और कितना अपने पास रखना है, रिटर्न अर्निंग कितनी रखनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड कितना देना है बेटा। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कितना फिक्स एसेट में लगाना है, कितना करंट एसेट में लगाना है, कहाँ से पैसा कलेक्ट करना है, ओनर फंड से या बोरोइंग फंड से, ताकि आपके जो बिजनेस है वो स्मूथली वर्क करे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी? जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। शेयर की वैल्यू कम होगी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी। जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा,
कंडीशंस भी अच्छी रहेंगी, वर्क स्मूथली फ्लो होगा बेटा, आपका जो क्रेडिटर से रिश्ता है वो बना अच्छा रहेगा, आपकी लिक्विडिटी बनी रहेगी और बस बात चलेगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा बेटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल डिसीजन केस Case स्टडी। study. The financial management is concerned with efficient acquisitions of finance, efficient utilizations of finance, efficient disposal of surplus, all of the above. ऑल ऑफ द बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इससे रिलेटेड है कि पैसा कहाँ से लाया जाए, हाँ या फिर इससे रिलेटेड है पैसा कहाँ लगाया जाए, All या of- इससे all- रिलेटेड है all of the above. All of the above. ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, राहुल प्लान टू स्टार्ट हिज ओन होटल। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, अब वो अपना होटल खुद का स्टार्ट करना चाह रहा है। ही प्लान टू हायर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टू गिव हिज गेस्ट अ यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। ठीक है। Keeping in mind their budget before starting the business, he visited his hometown to take blessing of his father. His father told him that success of a business depend on how well finance is invested in assets and operations, and how timely and economically finance are arranged from outside or a firm which in the business. He guided him that he should always spend time in identifying different available sources of finance and comparing them in terms of their cost and associated risk. बेटा एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि आप जो पैसा लेके आ रहे हो उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो जहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होती है हम वहीं से पैसा लेके आते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कंपेयरिंग देम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क, और रिस्क भी देखते हैं भाई, ज्यादा रिस्क हो कॉस्ट कम हो तब भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। The return from investment should always express the cost of investment. In the above context, identify the concept discussed above which is directly bring on the financial health of the business. तो बेटा यहाँ पर किस किस की बात हो रही है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसकी बात हो रही है बेटा, पैसा कहाँ से लेके आना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख के पैसा कहाँ पर लगाना है, इसकी बात हो रही है। आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाइंग इन पैरा 1। पैरा 1 में बेटा कौन सा कंसेप्ट हुआ है, पैरा 1 कौन सा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट राहुल प्लान टू स्टार्ट हिज ओन होटल। ही प्लान टू हायर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टू गिव हिज गाइड अ यूनिक एंड कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। बताओ ये पैरा 1, इसमें क्या लिखा, आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव। की ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, उसे अपना एक होटल खोलना है बेटा, या फिर ये है यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देना है, दोनों हो सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये था आपके चैप्टर नंबर का फेज 1, समझ में आया कि नहीं आया? Start is hotel. एक तो ये की पॉइंट है, वो होटल खोलना चाह रहा है, दूसरा की पॉइंट ये हो सकता है कि यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देना चाहता है ना। ये दोनों तो हो सकते हैं पैरा 1 में, दूसरा। और बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं, 3 डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 3 तरीके के डिसीजन है। पहला कौन सा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बताओ भाई, कोई बता सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? अभी तो इतना पढ़ा है हमने, क्या होता है भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन वही होता है कि कहाँ पे अपना पैसे को इन्वेस्ट करें, इससे पैसा कहाँ इन्वेस्ट Invest करें, करें। लगाए कहाँ पे लगाना है, पैसा कहाँ पर लगाना है। है। ज़्यादा जरूरी नहीं आप पैसा कहाँ लगाना चाहोगे, जहाँ से इंटरेस्ट अच्छा मिले, जहाँ से इंटरेस्ट अच्छा मिले, अच्छा मिले, और जहाँ आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो। पहला पॉइंट आपने कहा Rate of- ROI ज्यादा हो, ज्यादा हो, more than, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो, ज्यादा हो, और रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। और कहाँ लगाना चाहोगे बताओ भाई, आप पैसा कहाँ लगाना चाहोगे एज अ ओनर, चलो बिजनेसमैन। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक तो मैं आपके बारे से बात रहा हूँ कि आप कहाँ लगाना चाहोगे, आप वहां लगाना चाहोगे जहाँ आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, ज्यादा हो। दूसरी चीज चलो रिस्क, कम हो, कम, रिस्क क्या हो, कम, कम कम हो, और रिस्क क्या हो, कम हो, कम हो, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रिस्क कम, बताओ भाई, रिस्क कम हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, ROI ज्यादा हो, और बताओ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो आपको। चलो और बताओ, तुम बताओ तुम कहाँ लगाना चाहोगे। एक तो तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ गए पैसे और थोड़े दिनों बाद पैसे कम हो जाए। कम हो जाए, और बताओ आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए,
आपकी वेल्थ क्या होनी चाहिए, Maximization. बढ़नी चाहिए। अब देखो हम समझेंगे एज अ बिजनेसमैन, हम क्या समझेंगे एज अ बिजनेसमैन। तीन तरीके के डिसीजन होते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शंस ऑफ एसेट्स इन व्हिच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स, बाय द फर्म। हम क्या समझ रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, हम पैसा कहां पर लगाते हैं? बिजनेस करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? फिक्स एसेट और करंट एसेट। एसेट को दो ही पार्ट में तोड़ा जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट, है ना। हाँ। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में तो तोड़ा जाता है, और नॉन करंट एसेट में नॉर्मली फिक्स एसेट ही होते हैं। तो बिजनेस को बेटा या तो नॉन करंट एसेट चाहिए होते हैं या तो करंट एसेट चाहिए। अगर सारे करंट एसेट आ जाए, नॉन करंट एसेट एक भी ना आए, तब भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। बहुत से बिजनेस चल जाते हैं लेकिन नॉर्मली बिजनेस नहीं चल पाते हैं। आपके पास जमीन नहीं है, आप काम करना चाहते हो, काम कैसे कर पाओगे? बताओ भाई, आप काम नहीं कर पाओगे बेटा। तो आपको जमीन भी चाहिए होती है, वो तो फिक्स एसेट होती है। तो आपको कितना पैसा फिक्स एसेट में रखना है और कितना पैसा करंट एसेट में रखना है, ये बेटा किसका काम होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का काम होता है। इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कितना इन्वेस्टमेंट, जैसे आप कर रहे हो, आप पैसा क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वेस्ट ऐसे तो नहीं कर देते, तो आंखें मीच के तो इन्वेस्ट नहीं कर देते कि भैया तू इतने की जमीन है ले ले, इतने का रॉ मटेरियल मिल जाए ले ले। सारा पैसा रॉ मटेरियल में ले लिए तो बनाओगे कहाँ? जमीन ही नहीं ली। और सारा पैसा जमीन में लगा दिया तो जमीन में क्या अंडे सील हो गए, है ना भाई। तो एक कंपोजिशन बनाना कि कितना पैसा फिक्स एसेट में चाहिए और कितना पैसे करंट एसेट। पहले तो देखोगे आपके पास पैसा है कितना, है ना। और अगर कम पड़ गया और लोगे, है ना भाई। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड होता है? पैसा कहां पर लगाना है, कितना फिक्स एसेट में लगाना है और कितना करंट एसेट में लगाना है। इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है बेटा? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में आप ये देखते हो बेटा, जब आप सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, 50 नंबर का सब्जेक्ट है बेटा, तो आप पूरा डिसीजन बनाते हो, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो निकालते हो, सब कुछ देखते हो ये मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये सब क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। यहाँ पर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो रही है तब आप पैसा वहां लगाओगे, अदरवाइज वहां पर पैसा नहीं लगाओगे। Large amount of fund involved. Sorry. Capital budgeting decision can turn the fortune of company. The capital budgeting decision are concerned with very important because of the following reasons. Important क्यों होते हैं? ये पूछा, सॉरी मैंने आपको बता दी कि वहाँ पैसा लगाना चाहिए। Important क्यों होते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है बेटा? कैपिटल बजटिंग। आपको जमीन लेना थी बेटा मार्केट एरिया में, आपने ले ली यहाँ पर, अब आपका काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अब जमीन एकदम तो बेच नहीं पाओगे। इररिवर्सेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इररिवर्सेबल होते हैं, एकदम वापस नहीं कर सकते। करोड़ों के डिसीजन से एकदम वापस नहीं किए जा सकते। ये इररिवर्सेबल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है कैपिटल डिसीजंस की वजह से, कैपिटल बजटिंग की वजह से तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। तुमने कहाँ पैसा लगाया है बेटा? अगर तुमने गलत जगह पैसा लगा दिया तो तुम क्या कमा पाओगे? तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? कैपिटल बजटिंग पे या पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है नहीं होती है? किस पे डिपेंड करती है आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ? कैपिटल बजटिंग पे। अगर आप कैपिटल बजटिंग ना करो, आप ना देखो कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, तो कल को आपको फायदा हो पाएगा क्या? आपकी ग्रोथ हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपके लिए कैपिटल बजटिंग जरूरी है कि ये मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर आप कहीं पर जमीन खरीदने जाओगे बेटा तो जमीन ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। अगर कोई आप बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाह रहे हो तो प्लांट ऐसे सस्ते में तो नहीं लग जाएगा ना। अब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। जब बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो बहुत ज्यादा सोचना भी पड़ता है। तो आप इस पे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पूरा होता है बेटा। ये तो हम पढ़ रहे हैं, ये तो थ्योरी है सिर्फ बेटा, न्यूमेरिकल्स होते हैं पूरे कि ये मशीन, ये प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसका फ्यूचर एस्पेक्ट देखते हैं। तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है बेटा। अब बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है तो बहुत ज्यादा सोच समझ के निकालना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, कैपिटल बजटिंग क्यों जरूरी है, ये पूछ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको क्यों लेना जरूरी है? भाई बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है तो बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं हो जाएगा अगर गलत डिसीजन ले लिया।
तो इसलिए जरूरी है। तीसरा बेटा रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क रिस्क होता है। तो इन्वॉल्व होगा बेटा, लार्ज अमाउंट होगी, लार्ज अमाउंट है तो रिस्क इन्वॉल्व है, कमाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो आपको एक्सपर्ट बुलाना पड़ेंगे, इसके नहीं बुलाना पड़ेगा। हाँ। तो इनके बेटा खुद के बहुत बहुत बड़े MBA IIM से करे हुए चार्टेड अकाउंटेंट बड़े बड़े, उनका काम होता है ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इरिवर्सिबल डिसीजन, एकदम वापस तो नहीं हो जाएगा। अभी आपने प्लांट लगाया बेटा और अभी अरे खत्म करो प्लांट में, जैसे आपको नुकसान ही नहीं होगा। अगर तुरंत खत्म करोगे लाखों करोड़ों का नुकसान होगा नहीं होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिसाइड करता है फाइनेंस, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है बेटा, और इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को या कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट करते हैं? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं तुमसे कह रहा था कैश फ्लो। देखो आपको एक मशीन खरीदनी है बेटा, ठीक है, तो आप उसका कैश फ्लो निकालते हो। जैसे कि 2019 में आपने एक मशीन खरीदनी है, अभी 25 है, चलो 2025 में आपको क्या खरीदनी है बेटा? एक मशीन नहीं खरीदनी, मशीन खरीदनी है। तो आप देखोगे ये 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 5 सालों में एक होता है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। ये मशीन आपने खरीदी बेटा 2 करोड़ की, कितने की? 2 करोड़ की। तो कितने वक्त में हमारे पैसे 2 करोड़ लौटा देगी? ये होता है पे बैक पीरियड। हमें निकालना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये सब सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, टेंशन ना लो। अभी हमें एक तरीके से समझो क्या निकालना पड़ता है? पे बैक पीरियड। तो कैश फ्लो उसमें क्या आते हैं पे बैक पीरियड में कि 2026 में कितना कैश आएगा, 2027 में कितना कैश आएगा, 28 में, 29 में, 30 में कितना कितना कैश इस मशीन से क्या आएगा बेटा? वापस आएगा। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कैश फ्लो। अगर किसी का कैश फ्लो ज्यादा है तो हम उसे खरीदते हैं, और किसी का कैश फ्लो अगर कम होता है तो हम उसे नहीं खरीदते। तुमने 2 करोड़ की मशीन खरीदी बेटा, 10 साल लग जाएंगे इसके पैसे वापस आने में, और 10 साल बाद ये मशीन खत्म हो जाएगी, तुमने क्या कमाया फिर इससे? है भाई, तुम 2 करोड़ की मशीन खरीद रहे हो, 10 साल में ये मशीन खराब हो जाएगी, है ना भाई? 10 साल में ये मशीन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और 10 साल में, 11 साल 10 साल में आपके पैसे वापस दे रही है लाके, तो आपने कुछ कमाया इस मशीन से? लेकिन फिर भी आपको कभी कभी खरीदना पड़ सकती है, लेकिन फिर आपको और चीजें देखना पड़ेंगी कि मशीन जो कि वो देखना पड़ेगा बेटा कि कभी बहुत ही जरूरी चीज है, सपोर्टिंग होती है। मशीन क्या होती है? किसी बड़ी मशीन की सपोर्ट में होती है। तो बड़ी मशीन से कमाया, इससे नहीं कमाया, इससे नहीं तो चल जाएगा, तब भी खरीदनी पड़ेगी ना कुछ चीजें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो अच्छा है तो हम उस चीज को खरीदते हैं, अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं होता तो हम उस चीज को नहीं खरीदते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर वो हमें पैसा रिटर्न सही करके दे रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो? 50 लाख लगाया, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊं। ये क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने यहाँ 50 लाख लगाया, कितना? 50 लाख। 50 लाख। हर साल ये आपको दे रहे हैं 60,000 रुपए, कितने? 60,000 रुपए। 60,000। और यही 50 लाख रुपए तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? बैंक में जमा कराना। क्या जमा करता था? बैंक में। और बैंक आपको देती 1 लाख। बैंक कितना देती? 1 लाख हर साल। 1 लाख। 1 लाख कहाँ लगाते पैसे? बैंक में। बैंक में। तो आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हो जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा? तो ये कह रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से पहले कौन कौन से फैक्टर आपको सोचना पड़ते हैं। आपको सबसे पहले सोचना पड़ता है कैश फ्लो, कितना कैश जनरेट होगा। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। बहुत ज्यादा है, आप एक तो पैसा भी दे रहे हो और साला बहुत वर्क भी बहुत करना पड़ रहा है। कल को पैसा कलेक्ट करने के लिए पैसा, LIC में तुम पैसा जमा करते हो नहीं करते हो? LIC पैसा तुम दूसरे दिन निकाल लाते हो बैंक से, कितना वर्किंग होता है, तो दिमाग ऑफ होगा नहीं होगा। अब आदमी LIC कहाँ खरीदता है? तो आदमी शेयर्स खरीद लेता है, म्यूचुअल फंड खरीद ले रहा है, SIP खरीद ले रहा है। क्यों खरीद ले रहा है? क्योंकि वर्किंग क्राइटेरिया, इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया क्या है? आसान। Along with return risk, cash flow, there are various other criteria which help in selecting an investment proposal, such as availability of labor, technological input, machinery, etc. The decision
to invest in a particular project involve number of calculations regarding the amount of investment, interest rate, cash flow and rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposal which are known as capital budgeting techniques. These techniques are applied to each proposal before selecting any proposal. The finance manager must compare all the available alternatives very carefully and only decide where to invest the most scarce resources of the firm finance. बेटा तो आपने बेटा सबसे पहले पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. क्या पढ़ा बेटा? Investment decision. There are three decisions in the financial management which is concerned by the financial manager of the company, है ना. बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि कंपनियों में ये काम होते हैं, फर्मों में तो कम ही होते हैं बेटा. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन डिसीजन यू हैव टू टेक एज अ फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर में आपको तीन डिसीजन लेना पड़ते हैं. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं. कैपिटल बजटिंग, पैसा कहाँ लगाना है, लॉन्ग टर्म एसेट में लगाना है या शॉर्ट टर्म एसेट में लगाना है. दोनों में लगाना है तो कितना कितना लगाना है बेटा. दोनों में लगाना है तो कितना कितना लगाना है बेटा. ठीक है. जरूरी क्यों है बेटा? लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिसाइड करते हैं. आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म डिसाइड कौन करेगा? कैपिटल बजटिंग. ठीक है. दूसरा, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं आ सकते. लगाने से पहले, पैसा लगाने से पहले आप क्या क्या चीजें सोचते हो? आप पैसा लगाने से पहले सोचते हो कैश फ्लो जनरेट. कितना कैश फ्लो जनरेट होगा. ROI, रेट ऑफ रिटर्न, कितना इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा बेटा. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? तीन चीजें आप देखते हो. इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है बेटा? बहुत इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया ये है, ओनली विंडो इंडिया के ही पीपल लगा सकते हैं. क्राइटेरिया मतलब अब मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता. क्राइटेरिया एक तरीके का होता है प्रोसीजर. क्या होता है? प्रोसीजर. डू यू नो अबाउट प्रोसीजर? कि पैसा लगाने का एक क्राइटेरिया क्या है, तरीका क्या है? तरीका, एक तरीका क्या है? एक कंपनी में आप लगा ही नहीं सकते बेटा, तो आप कैसे लगाओगे, है ना. उन्होंने कहा कि इंडियंस आर नॉट अलाउड. इंडियंस आर नॉट अलाउड. आप लगाना तो चाह रहे थे मगर उनका क्राइटेरिया ये है कि आप नहीं लगा सकते, तो आप कैसे लगाओगे? बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो ये आपका क्या था बेटा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया. एक कैपिटल बजटिंग बेटा पूरा चैप्टर होता है, उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पे बैक पीरियड होता है, एन्युटी होती है, बहुत कुछ होता है उसमें. तो फिलहाल वो होते हैं प्रैक्टिकल. ये क्या है? थ्योरी है बेटा. तो थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है? पैसा कहाँ लगाना रहता है हमें. जहाँ बेटा पैसा लगाने से पहले आपको चार चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि इन चार चीजें ही बेटा जहाँ पैसा लगा रहा हो वो डिसाइड करती हैं. लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आप पैसा लगा रहे हो, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिसाइड करेगा नहीं करेगा? आपने किसी बेकार जगह में पैसा लगा दिया तो आपकी क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वजह से आपको डिसीजन लेना पड़ता है. दूसरा बेटा इरिवर्सिबल होता है. क्या आप वापस ले सकते हो तुरंत? नहीं ले सकते. तीसरा बेटा बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है. ये चार चीजें होती हैं, इस वजह से आपको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है, वरना आपको शायद कैपिटल बजटिंग नहीं करना पड़ती. अब कैपिटल बजटिंग करते हुए आप सबसे कहां पर पैसा लगाना चाहते हो? ये तो ये हो गया कि कैपिटल बजटिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इरिवर्सिबल डिसीजन है, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिसाइड करता है. इस वजह से आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हो. इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं. कैपिटल बजटिंग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं. दूसरा, आप कैपिटल बजटिंग क्यों कर रहे हो? कैपिटल बजटिंग करते हुए आप देखते हो कहां पर बजट बनाएं, कहां पर पैसा लगाएं. तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कैश फ्लो, कल को पैसा वापस कितना आएगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा. तीसरा बेटा क्राइटेरिया, आपका क्या क्राइटेरिया है पैसा लगाने का. ये बेटा आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बात है आपको समझ में नहीं आई? दूसरा बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन बताओ बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? है बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू द, बताओ भाई फाइनेंस से रिलेटेड. इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या था? कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है. फाइनेंसिंग डिसीजन का जो तीन पढ़ के आया करो घर से, थोड़ा सा समझिए आप लोग, वरना पेपर है आपके पढ़ता हूँ. बताओ भाई, कितने बार मैंने आपको बताया भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब है? पैसा कहाँ पर लगाना है. और फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है? अभी तो बताया.
तीन तरीके के डिसीजन होते हैं, पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ से लाना है, और पैसा कितना बांटना है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, पैसा कहाँ से लाना है। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, पैसा कहाँ से लाना है, बोरोइंग फंड या कैपिटल। तो दूसरा है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से लाना है। दो होते हैं बेटा, एक होता है ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, दूसरा होता है बेटा बोरोइंग फंड, बोरोइंग फंड। फंड्स। बेटा बोरोइंग फंड्स में आपका आ जाता है डिवेंचर, बैंक लोन, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, तीन आ जाता है बोरोइंग फंड। तो पैसा कहां से लाना है, द अमाउंट, द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक। पहला डिसीजन फाइनेंस मैनेजर को क्या लेना पड़ा, कैपिटल बजटिंग का, कि पैसा कहां पर लगाना है, ये मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। दूसरा बेटा पैसा कहां से लाना है, डीलिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, अ कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। एक कंपनी काफी जगह से पैसा ले सकती है। आप अपने पापा से भी पैसे ले सकते हो और अपने चाचा से भी पैसे ले सकते हो। पापा से जो पैसे लिए शायद कि वो लौटाना ना पड़े, मगर जो चाचा से लिए वो आपको लौटाना पड़ सकते हैं। तो ये हो गए पापा वाले ओनर फंड, और ये हो गए बाप का जो है वो तुम्हारा है ओनर फंड। जो परायों का है वो परायों का है, वो वापस करना पड़ता है, वो होता है बोरोइंग फंड। बात है आपको समझ में नहीं आई, आ गई। तो अपनों से पैसा लें या परायों से लें, तो कंपनी के पास हमेशा दो चॉइस रहती हैं, ओनर फंड और बोरोइंग फंड। बोरोइंग फंड की खासियत होती है कि लौटाना पड़ता है, ओनर फंड को लौटाना पड़ेगा तब जब आप अपनी बिजनेस कंपनी क्या करोगे, बंद करोगे। वो भी ना हो तो मतलब नुकसान किसे होता है, ओनर कोई होता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे दिए सजीवुद्दीन 5000 रुपए, आपने कहा पापा लौटा लूंगा, और आपने 5000 रुपए सट्टे में लगाया और आप हार गए। कल को आपके पापा आपको मारेंगे ज्यादा में ज्यादा, क्या आपसे कहेंगे जा कमा के लेके आओ मुझे दे 5000, नहीं कहेंगे ना ओनर फंड। लेकिन भाई वैसे चाचा से लिए होते, चाचा कहता तू कुछ कर भैया, तू हारा है या तू कुछ कर, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे 5000 रुपए मुझे चाहिए। तो वहां पर आपको देना ही देना पड़ेगा। तो दो जगह से पैसे ले सकते हो, ओनर फंड से और बोरोइंग फंड से। बेटा रिस्क किस में ज्यादा है, पापा से पैसे लेने में ज्यादा रिस्क है या बोरोइंग फंड? बोरोइंग फंड में रिस्क है, उनको वापस भी करना है। एक रिस्क किस में ज्यादा है, बोरोइंग फंड में रिस्क ज्यादा है, ठीक है। कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी, बोरोइंग फंड की ज्यादा होगी, बोरोइंग फंड की कॉस्ट ज्यादा होगी। और ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हो, देखो कैपिटल बजटिंग में कौन से फैक्टर अफेक्ट करे थे, कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो आ रहा है, आरओआई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आ रहा है। तीसरा क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये तीन फैक्टर अफेक्ट करते थे। यहाँ पर कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट। बाप से पैसा लेने में ज्यादा कॉस्ट लगेगी या चाचा से पैसा लेने में ज्यादा कॉस्ट लगेगी? चाचा से पैसे लेने में ज्यादा कॉस्ट लगेगी। तो पहला फैक्टर किसने अफेक्ट करा, कॉस्ट ने। अब आपकी मर्जी, आप ज्यादा पैसे खर्च करना चाहोगे, अब और भी देख जाते हैं ना, सब देखना पड़ता है, खाली कॉस्ट देख के काम तो नहीं चल जाएगा। दूसरा रिस्क, पहला कॉस्ट कहाँ ज्यादा लगेगी, यहाँ पे कहा चाचा से लेने में, बोरोइंग फंड में लेने। दूसरा रिस्क, पैसा लेने में रिस्क कहाँ ज्यादा है, रिस्क कहाँ पर ज्यादा है, पैसा कलेक्ट करने में। बोरोइंग, चाचा से पैसे मुश्किल से मिलेंगे या पापा से पैसे मुश्किल से मिलेंगे? बोरोइंग। चाचा को तो तुम वापस करके दोगे ना, चाचा को तो तुम वापस कर दोगे, चाचा को तो तुम वापस कर दोगे। चाचा से तुम हर जगह में पैसे लेते रहते हो और चाचा को तुम वापस भी कर दोगे, 10 की जगह चाचा को 12 दोगे। अब बताओ रिस्क कहाँ ज्यादा है, देखना पड़ता है। अरे अभी किसी में यहाँ रिस्क ज्यादा हो सकता है, किसी में यहाँ, कोई बाप से आसानी से ले सकता है, कोई बैंक से आसानी से ले सकता है भाई। तो रिस्क देखना पड़ता है। कॉस्ट कभी यहाँ भी ज्यादा हो सकती है, कभी यहाँ भी ज्यादा हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगी कम की कम। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट। बाप से लेने में कॉस्ट कम है, बाप बहुत गुस्से में है, अब बाप से लेने में कॉस्ट ज्यादा लगेगी या चाचा से लेने में ज्यादा लगेगी? आपको बाप से कॉस्ट लेने में ज्यादा लगेगी, पिटाई भी लग सकती है, तो दिक्कत है नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ती है कॉस्ट कहां पर कम है, रिस्क कहां पर कम है। तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, क्या बेटा, कैश फ्लो पोजीशन।
The cash flow position of the company can also help in selecting the security which smooth the step by cash flow. Companies can easily afford borrowing fund security, but when companies have a shortage of cash flow, then they must go for owners fund security only. आपके पास कैश फ्लो पोजीशन नहीं है, आप कैश को जनरेट नहीं कर पाते, तो चाचा आपको पैसे देने में हरकत करेंगे नहीं करेंगे? चाचा ये कहेंगे ये साला कल को पैसे देगा कैसे? तुम्हारे पास कैश नहीं रहता, कैश फ्लो पोजीशन तुम्हारी क्या है, बुरी है, तुम्हारे पास कैश नहीं रहता, तो चाचा को डर लगेगा कल को ये पैसे देगा या नहीं देगा। तो आपके पास सिर्फ एक क्या चांस है, ये पापा मैं तो आपका ही हूँ, कल को मैं पैसे ना दे पाऊँ तब भी मैं आपका ही हूँ, किडनी विडनी निकलवा लेना मेरी, मैं तो आपका ही हूँ। मतलब कि आपके से मतलब ये है मैं एक बिजनेस हूँ, तो जो मशीन है वो आपकी है, चाचा को तो नहीं दोगे ना, तो वो आपकी है। तो इस जगह पे आपको अपनी कैश पोजीशन भी देखना पड़ती है। अगर आपकी कैश पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो आप कहाँ जाते हो, पापा के पास या चाचा के पास? चाचा के पास। हैं? अगर वो कर रहा है बताओ कैश पोजीशन बेकार है, पापा ये देंगे ही नहीं, चाचा बेकार कहीं ये साला कल को पैसे रिटर्न कैसे देगा मेरे, नहीं ऐसा जिस दिन आपको जी। तो तीसरा क्या कैश फ्लो पोजीशन, पहला कॉस्ट, दूसरा रिस्क कैश फ्लो पोजीशन, चौथा कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल आपका किस में खत्म हो रहा है? कंट्रोल बाप से पैसे लेने में आपका कंट्रोल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बाप से मुराद है इक्विटी शेयर में। पहले पूरा एक मशीन थी, ये पूरी मशीन किसकी थी? आपकी। आपने अगर इस मशीन पे शेयर खरीदे, ओनर फंड से पैसा लिया, तो ये मशीन एक दूसरे ओनर की भी हो गई नहीं होगी? बताओ भाई, तो आपका कंट्रोल लूज हुआ नहीं हुआ? क्या चाचा को आपके कंट्रोल मशीन से मतलब नहीं ना, चाचा को तो पैसों से मतलब, इंटरेस्ट से मतलब, सूद से मतलब, है ना भाई? लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपको अपनी मशीन की हिस्सेदारी बेचना आपको अपने बिजनेस की हिस्सेदारी यहाँ पर बेचना पड़ती है, यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी नहीं बेचती। समझ में आ रहा है बेटा? तो कंट्रोल कहाँ पर लूज होता है? जब आप ओनर फंड मंगाते हो तो आपका कंट्रोल क्या होता है? लूज होता है। और यहाँ पर कंट्रोल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कहां से पैसा मंगाना आसान है, कितनी कॉस्ट लग रही है। अगर मैं शेयर मार्केट में दूंगा तो मुझे सेबी की फीस देना पड़ेगी पहले, तो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मुझे फीस देना पड़ेगी। कितना कागज वर्क होगा उसकी कॉस्ट होगी, है ना? और यहाँ पर भी वही कागज वर्क की कॉस्ट हो सकती है। तो ये वाली कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट? कम। इंटरेस्ट, कल को कितना इंटरेस्ट देना है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है भाई? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देना है? चाचा से 100 रुपए ले लो तो यहाँ तो फिक्स होगा बेटा कि चाचा कहेंगे मुझे 10% चाहिए, चाचा से प्रॉफिट हो, चाचा से लॉस हो। यहाँ पर भी बेटा एक रहता है, रिटर्न रहता है एक तरीके का, जो भी होता है, मतलब वैसे तो नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड तो बांटते ही नहीं बांटते। हाँ तो भैया चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपको भाई फाइनेंसिंग डिसीजन आप कहाँ से ले सकते हो, पैसा कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है? ओनर फंड और बोरोइंग फंड। ओनर फंड में दो चीजें होती हैं बेटा, मैंने लिखवाई नहीं है, लिख लो। शेयर कैपिटल, शेयर्स क्या होते हैं बेटा? शेयर्स और बताओ रिजर्व एंड सरप्लस। चलो रिजर्व एंड सरप्लस। इसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं बेटा। यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। वो अर्निंग जो आपने रिटेन करके रखी, वो अर्निंग ही तो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जो आपने रिटेन करके रखी है, अपने पास से भी होती है। बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, आपने बांटा नहीं, अगर बांट देते तो रिटेन अर्निंग होती क्या? नहीं होती। तो उसी को तो रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं कि रिजर्व में और सरप्लस में कितना पैसा बचा। ठीक है, तो शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस को क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। तो आप दो जगह से पैसा कलेक्ट कर सकते हो, ओनर फंड से और बोरोइंग फंड से। बोरोइंग फंड में डिवेंचर हो गए, बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गई, बॉन्ड्स हो गए, अलग अलग। इन दो चीजों को छोड़ के सब बोरोइंग फंड होते हैं। ठीक बेटा? तो आप सबसे पहले अपनी देखते हो कॉस्ट, किसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा, वो आप नहीं खरीदोगे, कॉस्ट कम लगेगी तो आप मतलब खरीदने में मेरी मुराद है वहां से पैसा कलेक्ट करोगे जहां कम होगी। दूसरा रिस्क, जहां रिस्क कम होगा वहां कम होगा। तीसरा कंट्रोल भी देखोगे भाई, कंट्रोल अगर ज्यादा से बहुत ज्यादा कंट्रोल लूज हो रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल लूज हो रहा है, तो भाई यहाँ तो नहीं जाओगे, तो फिर क्या जाओगे? यहाँ जाओगे। बता रही आपको समझ में? तो कंट्रोल भी देखना पड़ेगा आपको। फ्लोटेशन कॉस्ट,
कागज वर्क किसकी ज्यादा कॉस्ट है? बैंक से लोन लेना आसान है एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट में देना, है ना भाई? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट आल्सो हेल्प इन द डिसीजन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू बी रेज्ड ड्यूरिंग बूम पीरियड। इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स। जब आपका मार्केट बहुत अच्छा है तब अच्छी बात है, आप इक्विटी शेयर से पैसा ले लो, आपको इक्विटी शेयर में पैसा ज्यादा आएगा। 10 का शेयर आपका 2500 रुपए का बिक रहा है, तो वहां पे इक्विटी शेयर से पैसा लो। यार आपको डिविडेंड कितने पे देना है? 10 रुपए पे, और बिक कितने का दिया? 2500 का। पैसा कितना आएगा? 2500। तो किससे पैसा लोगे? इससे लोगे। और यहाँ तो बेटा जब 2500 लिए तो 2500 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बताओ भाई, 2500 देना पड़ेगा। तो ये जाते हैं लोग, वो हम इबिटा देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स। तब हमें पता चलता है कि यहाँ से लेना चाहिए पैसा या यहाँ से लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, टेंशन ना लो, ठीक है? तीसरा बेटा समझ में आया? ये वाला डिसीजन समझ में आया? तीसरा बेटा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है पैसा कितना बांटे। पढ़ो बेटा थोड़ा सा डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद खत्म करता हूं। डिविडेंड डिसीजन, तीनों डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। This decision is concerned with distribution of surplus funds. बंद कर देंगे। देखो बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ये पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है ये पढ़ा, ठीक है? फिर हमने पढ़ा बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं। हमने पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। हमने पढ़ लिया दूसरा बेटा फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस इकट्ठा करने का पैसा 2 जगह से सोर्स होते हैं, ओनर फंड और बोरोइंग फंड, उसके अंदर हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिविडेंड डिसीजन, कितना प्रॉफिट बांटना है और कितना प्रॉफिट अपने पास रखना है। दिस इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन। आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ बेटा 1 लाख का, आपको बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख का। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप चाहो तो पूरा प्रॉफिट बांट दो, आप चाहो तो 1 लाख पूरे 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आपके पास कैश की कमी है, आपके पास किसकी कमी है? कैश की कमी है, तो बांट पाओगे क्या? नहीं बांट। मैंने आपको कहा डिविडेंड ओनली किस में बढ़ता है? कैश में बढ़ता है। कैश के अलावा डिविडेंड को आप नहीं बांट सकते। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। आपको कितना पैसा बांटना चाहिए? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज सच एज क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। किसको कितना कितना पैसा दे रहे हैं? एक साल बहुत सारा प्रॉफिट हो गया बेटा, सबकी पेमेंट हो सकती है तो सही है, लेकिन अगर सबकी पेमेंट नहीं हो सकती है तो क्या करो? थोड़ा थोड़ा सबको दो ताकि सब खुश रहें। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, इंटरेस्ट क्रेडिटर को इंटरेस्ट देना, ये तो भाई देना ही पड़ता है। डिबेंचर होल्डर, ये भी देना पड़ता है। इज फिक्स लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, सो बोर्ड कंपनी ऑफ फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द रेजिडुअल और लेफ्ट ओवर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखो बेटा, जो फिक्स है वो तो देना ही देना, जो फिक्स है वो तो देना ही देना। उसके बाद जो बचा वो ओनर को दिया जाए या ना दिया जाए, दिस इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन। बेटा आगे आने वाला आपको प्रोजेक्ट मिला है बहुत बड़ा, ठीक है? आपने पापा से पैसे लिए सजीरुद्दीन 5000 रुपए, ठीक है? आपने बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करी 5000 रुपए में, मतलब 500 करोड़ रुपए आपने अपने पापा से लिए। अब आपने उस पे कमाए बेटा 100 करोड़ रुपए। साल में कितने कमाए? 100 करोड़। आगे आपको वर्क दिख रहा है, बहुत मेहनत, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया आपको। अब आपको 100 करोड़ रुपए चाहो तो पापा को दे दो जो कमाया, तो तुम 100 करोड़ रुपए को पापा को दोगे या बिजनेस में लगाना पसंद करोगे? बिजनेस में लगाना। क्यों? क्योंकि आगे प्रोजेक्ट उससे और अर्निंग होगी। लेकिन आपको डर भी तो लगा रहेगा कि यार कल को पापा पैसे देंगे या नहीं देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पापा को या तो कन्विंस कर लो कि पापा यार काम है, तो पापा को तो कन्विंस करना आसान है, लेकिन यहाँ पापा थोड़ी होते हैं, यहाँ तो नॉर्मल से लोग होते हैं। तो आप मीटिंग बैठा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों होती है? वो शेयर होल्डर्स से कहते हैं कि भाई आगे आने वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो आज नहीं तो कल हम आपको डिविडेंड देंगे, बहुत अच्छा, आपके शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और आपको डिविडेंड भी देंगे कल को, लेकिन अभी पैसे मत लो। या तो आप इस तरीके से कन्विंस कर सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को। दूसरा क्या तरीका? थोड़ा सा डिविडेंड दे दो और थोड़ा पैसा अपने पास रख लो। तीसरा क्या तरीका? अगर ये है, चलो कंडीशन ही दूसरी बता लो, ये है बेटा कि आगे आपके पास काम ही नहीं है, तो अब आप 100 करोड़ अपने बिजनेस में रखोगे या ओनर्स में बांट दोगे? भाई ओनर्स में बांट देंगे, काम ही है ही नहीं, तो क्या करोगे? बांट देंगे।
अगर आपको 100 करोड़ की नीड ही नहीं है तो आप क्या करोगे, बांट दोगे बांट भाई। देंगे। तो ये चीजें सब होती हैं। तो देखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन लेते हुए आप किस चीज को फैक्टर को अफेक्ट करते हो, अर्निंग, आपकी अर्निंग कितनी है। कितनी? ज्यादा अर्निंग है, इतनी अर्निंग है कि आप अपने काम भी चला सकते हो और डिविडेंड भी बांट सकते हो, तो डिविडेंड बांटो भाई, और से बांटो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आपको एक साल बेटा प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ का, दूसरी साल हो रहा है 2 करोड़ का, अब स्टेबिलिटी तो नहीं है ना। अगर स्टेबिलिटी होती तो आपको पता होता यार अगली साल भी 100 करोड़ का ही होगा, तो बांट देते। अब स्टेबिलिटी नहीं, कभी 100 करोड़ का हो रहा है, कभी यार 2 करोड़ का हो रहा है, अब आपको डर लगा रहेगा यार अगली साल कहीं 2 करोड़ का हुआ तो अपने पास रखोगे। तो आपको अर्निंग भी देखना है और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी देखना है। तीसरा कैश फ्लो पोजीशन, भाई किस में बांट सकते हो, ओनली कैश में, तो आपको अपनी कैश फ्लो पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो नहीं बांटोगे, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो बांट दोगे, अपने पास रख के क्या आलू छीलेंगे पैसे, है भाई। तो आगे की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, आपका काम ही है बेटा हर साल आप डिविडेंड बांटते हो। आपने मार्केट में इस तरीके की इमेज बना ली कि हर साल आप 10% क्या करते हो, डिविडेंड बांटते हो, इस वजह से ज्यादा लोग आपको पैसा देते हैं, तो भाई आपको बांटना पड़ेगा। आपकी अगर पॉलिसी इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है। तीसरा प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, क्या शेयर होल्डर इस नजरिए के हैं जो डिविडेंड के लिए आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। शेयर होल्डर 2 चीजों के लिए कंपनी में पैसा लगाता है, या तो उसका शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो इसलिए, और दूसरा बंदा किस लिए लगाता है कि क्या मिले बेटा, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। तो आपको अपने शेयर होल्डर का प्रेफरेंस देखना पड़ता है कि ये पैसा इसने क्यों लगाया है, डिविडेंड के लिए लगाया है या शेयर की वैल्यू अप होने के लिए बनाया है। तो ज्यादातर लोग बेटा किस लिए लगाते हैं, शेयर की वैल्यू क्या हो, अप। अगर डिविडेंड बांट दोगे तो मार्केट में काम नहीं कर पाओगे, पैसा सारा तुमने ओनर्स को बांट दिया तो तुम एक जगह पे फंसे रहोगे। एज अ ओनर तुम चाहोगे एक जगह पे फंसना, तुम चाहोगे बढ़ो, तो आप अपना प्रेफरेंस दे दोगे। कुछ लोग चाहते हैं भाई एक जगह पे होना। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स की क्या पॉलिसी है, डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है अब तो लगता है फिलहाल डिविडेंड पे टैक्स लगता है बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है डिविडेंड, डिविडेंड पे टैक्स लगता है, तो ओनर तो आज की डेट में ये कहता है मत बांटो यार, बिजनेस में ही रखो, बिजनेस में रखोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। एसेस टू कैपिटल मार्केट कंडीशन, आपको कैपिटल की मार्केट कंडीशंस देखना पड़ेंगी। पूरी हर कंपनी डिविडेंड बांट रही है, तुम नहीं बांट रहे हो अकेले, तुम्हें दिक्कत होगी नहीं होगी, है भाई। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, सरकार एक लीगल रेस्ट्रिक्शंस ये होती है बेटा, कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे ये जाके कभी डिविडेंड वाले चैप्टर में, कि पिछली साल की अगर आपको लॉस हुआ तो आप डिविडेंड बांट सकते हो, तब भी बांट सकते हो, लेकिन पिछली 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं बांट सकते, पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं बांट सकते। तो आपको लीगल कंडीशंस भी देखना पड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट भी ये छोड़ो, स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी देखना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में रिएक्शन क्या है, हर कंपनी बांट रही है या नहीं बांट रही है। तो ये 5-6 पॉइंट है, टेंशन ना लो। समझ में आया आपको बेटा? हाँ। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, दिस इज ऑल अबाउट योर डिविडेंड डिसीजन। कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर ले, बंद कर नहीं, चलो दिस अगले चैप्टर। सो डिविडेंड डिसीजन, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसीजंस बेटा, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन का दूसरा नाम क्या था, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब आप कैसे, दिस डिसीजन इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, इज कॉल्ड, कितना डेट होना चाहिए कितना इक्विटी होना चाहिए, कौन सा डिसीजन है, कितना डेट होना चाहिए कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना पैसा डिवेंचर से लेना था, कितना पैसा पापा से लेना, कितना पैसा चाचा से लेना, कौन सा डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। क्या भाई, फाइनेंशियल, डेट हो गया चाचा से और वो हो गया पापा से। अ डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट, ये मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, इन्वेस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, बिल्कुल। हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद, हायर डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो, ये किस चीज को एसोसिएट कर रहा है, हायर अर्निंग, हाई कैश फ्लो, अनस्टेबल अर्निंग एंड हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हायर हो ही नहीं सकती अगर आप हायर डिविडेंड बांट रहे हो, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में लिखा है हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में देखो हाई अर्निंग, अर्निंग आपको बहुत हुई, आप बांट दोगे। हाई कैश फ्लो, आप बांट दोगे। स्टेबल अर्निंग, आप बांट दोगे। लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम होगी तभी तो बांटोगे, तो जहां लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं।
The size of the asset and profitability and competitive are affected by one of the financial decisions. State that decision. Size of the asset, पैसा कहां पर लगाना है, लॉन्ग टर्म एसेट में लगाना है या शॉर्ट टर्म एसेट में लगाना है, कौन सा होगा बेटा? पैसा कहां लगाना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और भी पढ़ लो, नहीं इसमें 3 पॉइंट दे रखे बेटा। द साइज ऑफ द एसेट, ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्या हो गया? डिविडेंड डिसीजन हो गया। एंड कंपटीटिव आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन स्टेट ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर 3 डिसीजंस बेटा। कल हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले चैप्टर का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट वाज द फेज 1 ऑफ योर बुक। फेज 2 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टार्टिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फेज 3 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर में कितना पढ़ चुके हैं बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, इसे कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। सीए इंटरमीडिएट में ये पूरा बेटा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा चैप्टर होता है कैपिटल बजटिंग। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजंस, पैसा कहां से लेके आना है। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस को कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तीसरा होता है बेटा डिविडेंड डिसीजंस, मतलब पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है, एलोकेट करना है, और पैसा कितना बांटना है। कल को जो कमाओगे उसमें से कितना अपने पास रखना है, कितना बांटना है बेटा। ये होता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन हमने पढ़ लिए। कब कहाँ से पैसा लेना है, रिस्क देखते हैं हम भाई, कॉस्ट देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। वो फैक्टर्स आपको अच्छे से याद कर लेना है जो हमने पिछले क्लास में पढ़े। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग बेटा? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड। भाई आपके यहाँ शादी है सजीरुद्दीन, आपकी शादी है तो आपके पेरेंट्स पहले सोचेंगे, ये पहले प्लानिंग बना लेंगे, नहीं बना लेंगे कितना इनकी शादी में खर्च करना है या नहीं करना। तो ये कौन सी प्लानिंग है? फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्हें कितने रुपए देना है, कौन सा इन्हें दहेज में इन्हें कौन सा फ्रीज देना है, कौन सा क्या देना है, कितना सामान देना है, ये सब बेटा पहले से प्लानिंग होती है नहीं होती। तो इस तरीके की प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इसी तरीके से बिजनेस में होता है। जब इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है या स्टार्ट करा हुआ होता है पहले से, तो वो पहले ही सोच लेता है, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से वो पहले ही सोच लेता है बेटा कितना पैसा करंट एसेट में लगाना है, कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाना है, कहाँ कितने पैसे लगाने हैं। तो ये सब होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। और व्हाट टू स्पेंड, क्या स्पेंड करना है अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल। आपके पास जितने फंड्स होते हैं, मामा का पैसा अलग रखा है, चाचा का पैसा अलग रखा है, बाप का पैसा अलग रखा है, तो कौन से पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, ये सब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है बेटा। इन द अदर वर्ड ऑफ Green's work financial planning include determine to amount of finance needed by the enterprises to carry out its operations smoothly। कितने पैसों की जरूरत है कि हमारा काम सही से चलता रहे। शादी करने से पहले इंसान सोचता नहीं सोचता कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, कम से कम कितने पैसे होना चाहिए, कितने पैसे खर्च करना है, कौन से पैसे कहाँ पर खर्च करना है, किस टाइम खर्च करना है, ये सब प्लानिंग कौन सी होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट बेटा? प्लानिंग क्या होती है? The planning, this planning is related to the finance where you have to spend। आप कहाँ से लेके आओगे, कहाँ लगाओगे, कितने रुपए आपको चाहिए, ये सब क्या होती है बेटा? फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ गए बेटा आप बात को? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब आप अच्छे से मैनेज करके रखेंगे। है भाई, इस साल आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, आप पूरे डकार गए, है ना भाई, आप पूरे डकार गए। अगले साल आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे? डिस्ट्रिक्ट में ही जाओगे, नहीं जाओगे? 1 रुपए के पर्चे वाले में वहां तो ऑपरेशन ऐसे ही होगा। समझ आ रही है बेटा बात तो मेरी? ठीक है। तो क्या जब आपको पैसों की जरूरत हो तो आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये फायदा हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या फायदा होता है? पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दिस रिक्वायर्ड बेटा। ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी हमें पैसों की जरूरत हो तो हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अदरवाइज हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरी, टू सी द फंड डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली।
फालतू का पैसा खर्च ना किया जाए। अगर शादी है बेटा, आपने पहले से सोच लिया कि ऐसा 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 खर्च करना है, ऐसा ऐसा खर्च करना है और यहाँ पर इस हॉल में खर्च करना है। एक हॉल होता है 1 लाख रुपए वाला और एक हॉल होता है बेटा 15-20 हजार रुपए वाला। तो आप सब मैनेज करके चलोगे ना तो क्या है, आपका सही से हो जाएगा। लेकिन आपने मैनेज नहीं किया, आपने डायरेक्ट क्या करा, 1-1.5 लाख रुपए वाले हॉल में शादी करने की सोची और बाद में पता चला 1 लाख रुपए की कमी आ गई, तो क्या करोगे? दिक्कत आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो अननेसेसरी यूज ना हो, पैसे का क्या हो, अननेसेसरी यूज ना हो, ये एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आपको जरूरत हो तब आपके पास हो कैश हो, पैसा, फंड में हो, कैश हो, बैंक में पड़ा हाँ, वो हो, बात कहीं है। भी हो, ठीक है बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो समझ में आया? ये दोनों क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे Objective फाइनेंशियल finance प्लानिंग planning के। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे क्या होते हैं? मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, फ्यूचर फेस करने की ताकत फर्म की बढ़ जाती है। बिजनेस जो होता है, अरे यार पैसा होना जेब में तो फ्यूचर फेस करने की ताकत बढ़ जाती है। दूसरा, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज, आपको शॉक्स और सरप्राइज नहीं लगते। अब 1 लाख की कमी आ गई बेटा, शादी कतई एंड पॉइंट पे है कतई और खाना कुछ लेके आना है, तुम ला ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो शौक लगेगा नहीं लगेगा? पता चला 200 लोग बिना खाए चले गए तो तुम्हें शौक लगेगा, सरप्राइज होगे नहीं होगे? तो भैया इससे बच जाते हो। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, सारे फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट रहते हैं। जब पैसा होता है सब कोऑर्डिनेट रहते हैं, चाचा पापा सब साथ रहते हैं, है ना? जैसे पैसे में थोड़ी लैक आती है तब अलग होते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का अच्छे तरीके से यूज हो जाता है। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ सकते हो आप। इसका मतलब क्या है बेटा, कि आप आज भी अच्छे हो और कल भी अच्छे हो जाओगे। टू ट्राई टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर बाय एंटिसिपेटिंग सेल ग्रोथ एटसेट्रा, आप पहले से इंटरप्रेट कर सकते हो कि कल को आप कितनी सेल करोगे। आज बनाओगे तभी तो कल को सेल करोगे, आज पैसा ही नहीं बनाने के लिए तो कल को सेल क्या करोगे? बताओ भाई। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, कहां पर पैसा आपने लगाया है, कितना पैसा आएगा वहां से, ये भी आपको पता चलता रहेगा। यार फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो ये तो पता होगा ना कहां पैसा लगा रहा है, कितना वहां से रिटर्न आएगा, सब पता लगेगा। मेक इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर, कोई बात नहीं। मेक इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल, कोई 5 याद कर लेना ये साथ में बेटा, ठीक है? फाइनेंशियल प्लानिंग का समझ में आया बेटा? द प्लानिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, वेयर यू हैव टू स्पेंड द मनी, फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट द मनी, है ना? आपको कहां से पैसा लाना है, आपको कहां पैसा खर्च करना है, ये क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव थे, जब आपको जरूरत हो तब आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उल्टा सीधा यूज ना करो भाई, आज आपकी जेब में है तो साला बर्गर खाते फिर रहे हो, यहाँ जा रहे हो वहां जा रहे हो, गाड़ी में तेल भरवा के रुकी नहीं रही तुम्हारी गाड़ी, इधर से उधर उधर से इधर आईफोन लिए फिर रहे हो भाई, अब उसकी बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही, आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। फालतू में शो ऑफ करो अगर सही वाला हो, इस्लाम में तो शो ऑफ जायज ही नहीं है फिलहाल, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, उसके 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है? अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं इस केस स्टडी में, वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ई कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा पूरा सेफ चैप्टर है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और क्या बहुत अच्छे से। One of the concept of financial management takes into consideration the growth, performance, investment and required of fund for given period. पैसों की जरूरत होती है। Identify the concept, financial management, investment decision, financial planning, capital structure. Capital structure तो बिल्कुल भी नहीं है। Investment decision, financial management या financial management है या financial planning है, बताओ। Financial planning. One of the concept of financial management take into consideration that growth, performance, investment and requirement of fund फॉर गिवन पीरियड। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर गिवन पीरियड से पता चला एक पीरियड के लिए आपको कहां पैसा लगाना है, कहां से खर्च करना है, कितना लेके आना है, ये सब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज सेम एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेम एज फाइनेंशियल डिसीजन, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यार मैनेजमेंट के पार्ट होता नहीं, होता प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इसका पार्ट ही है बेटा। केस स्टडी आप पढ़ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेट इक्विटी, सॉरी डेट इक्विटी रेशियो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत फास्ट में बता दूंगा आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्कर खाने का स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल में क्या क्या होता है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? डेट इज इक्वल आप क्या दोगे? द स्ट्रक्चर ऑफ योर कैपिटल, इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर
कैपिटल स्ट्रक्चर मीन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस में बेटा कितना डेट है और कितना इक्विटी है, ये आपका होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। और डेट कितना है अपॉन इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, ये हमेशा कितनी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2:1। अगर डेट आपकी इक्विटी के, आपने बिजनेस में पैसे लगाए 10 रुपए, तो डेट आपके पास कितना होगा 20 रुपए। इससे ज्यादा नहीं जा सकता एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है बेटा, तो 10 से अगर 20 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डेट इक्विटी रेशियो यहाँ 25 हो गया तो आप पे ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी, आपके बिजनेस में क्या आएंगी बेटा, दिक्कत आएंगी। जो जितना डेट होगा डेट पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। डेट वाले रोज आके क्या करते हैं, चंदा करते हैं, भैया पैसे दो पैसे दो पैसे दो, दिक्कत होती नहीं होती। तो देखो द प्रोपोर्शंस ऑफ डेट एंड इक्विटी प्रेजेंट इज योर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके बिजनेस में कितना डेट है कितनी इक्विटी है, ये चीज क्या होती है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो सकता है 2:1, डेट हो सकता है 2 और इक्विटी हो सकती है 1। अगर 1 लाख रुपए आपने लगाए तो आप कर्जा कितना ले सकते हो, ओनली 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। ले तो सकते हो अगर आपके ऊपर 2 लाख से ज्यादा कर्जा है एक तरीके से बेटा, तो आपकी दिक्कत ये आ जाएगी कि इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बात आ रही है आपको लोगों को समझ में कि नहीं आ रही बेटा? हाँ भाई आ रही है। ठीक है, 1 लाख का इक्विटी है तो 2 लाख का डेट ले लेंगे। हाँ बस। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज यही होता है बेटा, डेट अपॉन इक्विटी। इसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज, डेट अपॉन इक्विटी। जिसमें, ठीक है, जिसमें जिस कंपनी में डेट बिल्कुल होता ही नहीं है वो होती है अनलीवर्ड, और जिसमें डेट होता है उसे क्या बोलते हैं, लीवर्ड। वहीं से वर्ड आता है लिवरेज। समझ में आ रहा है बात को? जिस कंपनी पे डेट होता है, कर्जा होता है, वो क्या होती है, लिवर्ड, फाइनेंशियल लिवरेज। और अनलिवरेज कौन सी होती है, जिसमें डेट नहीं होता है। वो आपको पता नहीं, सिलेबस में है नहीं है फिलहाल। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। कितना हो सकता है 2:1 बेटा। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक क्वेश्चन आता है बेटा 4 नंबर का, जिसमें आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, उसमें रहता क्या है कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, आपके लिए कितना डेट लेना फायदेमंद है, कितना डेट लेना फायदेमंद है। जैसे कि आप आ जाओ बेटा, ऊपर करो बुक और यहाँ जाओ बेटा, देखो ये सॉल्व करेंगे हम ये वाला। Let us now calculate earning per share in all the situations। 3 situations है बेटा, कितनी सिचुएशन है, 3। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 बेटा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुआ 7 लाख। कितना, 7 लाख। 7 लाख स्कूल में ये सॉल्व नहीं करवाया गया होगा, सही से देख लेना बेटा। 7 लाख। ये आपका क्या है, ये है आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये है आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले आपने कितने पैसे कमाए। तीनों बिजनेस ने इतने रुपए कमाए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो ये कहना चाह रहे हैं आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है, कितना डेट आपके लिए बेस्ट है। हाँ, सिचुएशन 1 पढ़ो, सिचुएशन 1 पढ़ो बेटा, क्या लिखा है, टोटल कैपिटल कितनी है 50 लाख। पीछे देखो, पीछे सिचुएशन 1 टोटल कैपिटल कितनी है 50 लाख, जिसमें से इक्विटी है 50 लाख। पूरी क्या है, इक्विटी है 50 इक्विटी। डेट कितना है, 0 नील। अगर डेट नील है तो क्या इंटरेस्ट इसमें आया होगा बेटा, ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं नहीं होगा। सिचुएशन 2 देखो, सिचुएशन 2 में डेब्ट है 10 लाख। डेब्ट है 10 लाख। डेब्ट का रेट कितना है, 30%। अरे वो टैक्स का है ना, 10%। 10%। 30 लाख का 10% कितना हो गया, 3 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख का क्या हो गया होगा, इंटरेस्ट हो गया होगा। अरे भैया ये क्या है, इंटरेस्ट। तो यहाँ तो इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेट था नहीं, डेट नहीं था। यहाँ 30 लाख का था तो 3 लाख का इंटरेस्ट हो गया, तो डेट हो गया ना भाई, 10 लाख था ना, 10 लाख था। 10 लाख पे कितने परसेंट, 10%। 10 लाख था, 10% कितना हो गया, 1 लाख।
कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख। सिचुएशन 3 पे आओ। सिचुएशन 3 टोटल कैपिटल 50 लाख। टोटल कैपिटल 50 लाख, डेट कितना है? 20 लाख। 20 लाख। और तो इंटरेस्ट 10% कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। इंटरेस्ट प्रॉफिट को क्या कर देता है? कम कर देता है। इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट को कम कर देता है। देता है। तो इंटरेस्ट माइनस हो गया। हाँ। अब इंटरेस्ट के बाद देखो ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? टैक्स। अब यहाँ पैसे कितने बचे? 7 लाख। 7 लाख। 6 यहाँ बचे 6 लाख 5 लाख। और यहाँ बचे बेटा 5 लाख। 5 लाख। अब इसमें तो ये हो गया, इसे कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स। टैक्स से पहले। अब हाँ। अब आएगा टैक्स। अब क्या आएगा? टैक्स। टैक्स कितना है? 30% है। टैक्स रेट 30% पर है। तो 7 लाख का 30% हो गया 2,10,000। 2,10,000। 6 लाख का 30% हो गया 1,80,000 और 5 लाख का 30% हो गया 1,50,000। 50,000। समझ में आया कि नहीं आया? 30% था बेटा। टैक्स कितना था? 30%। 30%। नहीं आई समझ बात में? आ गई। समझ गए। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं, नहीं था। उसमें इंटरेस्ट था और उसमें इंटरेस्ट था, माइनस कर दिए तो आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। ये पूछ रहा है 7 लाख 7 लाख 7 लाख कैसे आए? उसमें दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हर सिचुएशन में बराबर होता है, दे रखा होता है, वैसे तो अलग भी हो जाता है। ठीक बेटा, नहीं है समझ? आ गई। भाई ये माइनस करेंगे प्लस? अभी माइनस करेंगे बेटा, तभी तो अर्निंग बिफोर टैक्स है ये, तभी तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालेंगे तभी तो। अब क्या आ जाएगी इसके बाद? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसे बेटा पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स। यहाँ कितना हो गया? 490। 490। ठीक है। हाँ। 5 420। 4,20,000 350। 3,50,000। मालिक ने कितने कमाए? यहाँ कमाए 490, यहाँ कमाए 420 और यहाँ कमाए 350। मालिक ने सबसे ज्यादा कहाँ कमाया? फर्स्ट केस सबसे में। ज्यादा फर्स्ट केस में। ऐसे नहीं पता चलेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा बेटा कितने शेयर हैं। यहाँ पर शेयर की हालत कुछ और होगी, यहाँ शेयर्स कुछ और होंगे और यहाँ पर शेयर्स कुछ और होंगे। शेयर्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी। शेयर्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी। Equity। यहाँ पर इक्विटी कितनी थी? 50। पूरी 50 पूरी 50 लाख क्या थी? इक्विटी। इक्विटी थी। हाँ। यहाँ पर बेटा 40 लाख। 40,000। 40 लाख लगा के इतने कमा रहे हो, 50 लाख लगा के इतने कमा रहे हो, 30 लाख लगा के इतने कमा रहे हो। देखो शेयर कितने का था बेटा ये? 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। यहाँ पर शेयर थे 50,000, 50,000 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दी। यहाँ पर शेयर थे 40,000, 40,000 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर शेयर कितने हैं? 30,000। 30,000 से क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 5 धाम नहीं 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, 4 बचे 5 होते 40, 9.8 रुपए। यहाँ देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एकम 4, जीरो लगा के पॉइंट 4 पंजे 20, यहाँ हमारा है 10.5। 10.5। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 एकम 3, कितना बचा? 3 एकम 3, 2 बचा 6 7। सबसे ज्यादा रुपए कहाँ कमाए? केस थर्ड। केस थर्ड में। तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? केस थर्ड। केस थर्ड। थर्ड बेटा। भाई वो थोड़ी शेयर्स में दिक्कत हो गई, 50 की जगह 5 लाख थे। 50 की जगह 5 लाख शेयर थे बेटा। लाखों में था सब। हाँ। तो ऐसा करना, एक जीरो लगा यहाँ हो के जाएगा 0.98, यहाँ हो जाएगा 1.05 हाँ 1.05 और यहाँ हो जाएगा 1.16। 1.167। तो बेटा सबसे अच्छा फिर भी यही है। हाँ। सबसे अच्छा फिर भी यही है। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए 30 लाख का डेट इक्विटी और 20 लाख का डेट। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस बात को? बोलो बेटा। सबसे पहले क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट खत्म। ठीक। इंटरेस्ट से ये फायदा होता है, टैक्स बच जाता है। इंटरेस्ट पे टैक्स तो नहीं लगता है। यहाँ देखो इंटरेस्ट था ही नहीं तो पूरे 7 लाख में लगा, यहाँ इंटरेस्ट था तो 6 लाख में लगा, और यहाँ इंटरेस्ट था बेटा तो 5 लाख पे टैक्स लगा। क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस कर देते पहले। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो आपके लिए सबसे अच्छी सिचुएशन कौन सी थी बेटा? थर्ड। तो थर्ड सिचुएशन क्या कह रही थी? थर्ड सिचुएशन कह रही थी कि 50 लाख की कैपिटल का स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि 30 लाख की इक्विटी रखो और 20 लाख का क्या रखो बेटा? डेट रखो। मैं बेटा सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 को कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट के बाद आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स।
उसे नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जहां पर सबसे ज्यादा कमाई होती है वही सिचुएशन को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर थर्ड सिचुएशन थी। इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज और पूछी बेटा कि आप बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना आरओआई का फॉर्मूला होता है बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 परसेंटेज के लिए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी थी बेटा 7 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 50 लाख इनटू 100, लाख से लाख कैंसिल, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14%। तो आपका जो रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 14%। आप 14% पैसे कमा पा रहे हो बिजनेस में, ठीक है बेटा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमसे पूछा था, ठीक भाई, ठीक है भाई। चलो अब आ जाओ अगले टॉपिक पे बेटा। ये कर लोगे 4 नंबर का आएगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया। फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, वो कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा। जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा वही लिखिए, जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा वही सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर तो यही हो गया जो हमने पीछे पढ़ा। दूसरा कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन जो आपको सबसे अच्छा कैश जनरेट करके दे, आप उसे चूज करते हो हमेशा। बात आ रही है आपको? अगर आप मुझसे कहो कि भाई मैं आपको पैसे तो दूंगा मगर 1 साल बाद दूंगा, लेकिन 50,000 की जगह 60,000 दूंगा, और फैजान मुझसे कह रहे हैं भाई मुझसे अभी ले लो, कोई चीज बेच रहा हूं मैं, मुझसे अभी ले लो 50,000 दूंगा, तो बताओ मैं तुमसे दूंगा या इन्हें? नगद वाले को। मेरे पास 10,000 कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी कैश आ रहा है, कैश में कुछ बात ही अलग होती है ना। तो कैश फ्लो पोजीशन देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले, आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले आपको क्या देखना पड़ता है, कैश फ्लो स्ट्रक्चर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या देखना पड़ता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आप जो पैसा डेट पे लोगे उसका इंटरेस्ट दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर नहीं दे पाए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अकाउंटिंग रेशियो में नहीं पड़ा था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। अगर ये सही है तो दूसरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दूसरा क्या देखना पड़ता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखो सबसे पहले देखना पड़ता है कैश फ्लो पोजीशन। आप उधार ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कल को चुकाने की ताकत है या नहीं है। उधार ले रहे हो तो पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्या पता उधार किसी और टर्म्स में हो, मशीन की टर्म्स में हो, किसकी टर्म्स में हो, बात आ रही है आपको समझ? तो हम हमेशा क्या देखते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन तो देखना ही देखना है। दूसरा बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि पैसा इंटरेस्ट दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे। फिर डेट सर्विस रेशियो कवरेज रेशियो, कि ये जो डेट आपने लिया है, जो कर्जा लिया है, इसे चुका भी पाओगे या नहीं चुका पाओगे। तीसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने करा 14% आया, 4 तो आपके ऐसे ही हो गए बेटा 5। कॉस्ट ऑफ डेट, जो कर्जा ले रहे हो उसकी कीमत कितनी है। यार बैंक में जाओगे तो बैंक में पैसे खर्च नहीं होते हैं भाई। 20 लाख का लोन कराया था, 19.5 लाख रुपए आया अकाउंट में, 50,000 रुपए तो वही कट गए। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है और कितनी फिक्स चार्ज की कॉस्ट है, मतलब कितने परसेंट पे तुमने लिया है। टैक्स रेट, भाई ये बना रहे थे तो टैक्स जरूरी था नहीं था। अगर टैक्स रेट नहीं होता ना तो सबसे अच्छी पता है कौन सी होती, सिचुएशन 1 होती, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिया था। फिर सिचुएशन 1 होती अगर टैक्स रेट नहीं होता तो। टैक्स रेट था कि ज्यादा लग गया इंटरेस्ट। टैक्स रेट होता तो इंटरेस्ट की मोहलत मिल जाती, इंटरेस्ट पे नहीं लगता। यहाँ 7 लाख पे लगा, यहाँ 6 पे और वहाँ 5 पे, तो फिर सब पे 7 उस पे ही लगता। बात आ रही, टैक्स नहीं होता तो कोई वाली इनकम आ जाती इंटरेस्ट को खत्म करके, 7 लाख 6 लाख 5 लाख। टैक्स नहीं होता तो 7 लाख 6 लाख 5 लाख आती नहीं आती, बोलो भाई। हाँ तो 7 लाख सबसे बेस्ट थी फिर तो। चलो फ्लोटेशन कॉस्ट, कि कितने रुपए खर्च हो रहे हैं लोन को लेने में, फ्लोटेशन कॉस्ट। रिस्क कंसिडरेशन, कितना रिस्क है, किसी माफिया से तो नहीं ले लिया उधार। उधार कौन देते फिरते हैं, माफिया लोग ही तो देते फिरते हैं उधार, कि नहीं देगा तो घर से कुछ उठा लाएंगे। समझ पा रहे हो ना। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कंट्रोल कितना है। यार पूरा डेट में कर दिया बिजनेस, कंट्रोल तुम्हारा रहा कुछ नहीं रहा। कुछ लोग आएंगे और इंडिया गुलाम कैसे बना, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बेटा बिजनेस करने आई थी, कोई रूल तो करने नहीं आई थी। सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, सब चीजों को, हर चीज को कर्जदार बना दिया। कर्जदार आदमी बेचारा दब के रहता है तो हम फिर गुलाम बन गए।
स्टॉक मार्केट कंडीशंस, स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशंस है, कोई आप 5-6 याद रख लेना बेटा कि कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले क्या अच्छा होना चाहिए। कैश फ्लो देखते हो आप, ICR, देखते हो, ROI, DCSR देखते हो कि उस डेट को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हो कितने रुपए है, फ्लोटेशन कॉस्ट देखते हो, कंट्रोल देखते हो, रिस्क देखते हो, कंट्रोल रिस्क तो हर जगह देख ही रहे हो, कंट्रोल देखते हो, रिस्क देखते हो, कैपिटल कंसिडरेशन देखते हो, मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो, मार्केट की कंडीशंस देखते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट देखते हो। अरे बहुत में चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल लास्ट चैप्टर है आपका बेटा, फिक्स्ड एंड, लास्ट टॉपिक है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। बता सकते हो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट हाँ। 1 ईयर से ज्यादा है, जैसे 1 ईयर से ज्यादा वो फिक्स होते हैं, वो तो नॉन करंट होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन करंट, नॉन करंट होते हैं। भी होता है Fixed asset, प्लांट yeah. एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट ये हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, जो एक जगह पर क्या रहते हैं बेटा, फिक्स Fixed रहते रहते हैं। इन्हें हम पीपीई भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी Property, प्लांट plant एंड and इक्विपमेंट। बिजनेस को करने में जिनकी मदद पड़ती है वो सारे तो फिक्स्ड भी होते हैं और वर्किंग भी होते हैं। फिक्स कौन से होते हैं? जो अपनी एक जगह पर स्थिर रहते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है ना, प्लांट हो गया, ये सब क्या होते हैं? फिक्स्ड। आपका जो स्टॉक होता है क्या होता है? स्टॉक। जो कैश होता है, ये दोनों चीजें क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही तो मतलब था वर्किंग कैपिटल का। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल क्या होती थी? करंट Current एसेट asset माइनस minus करंट current लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट जो होते हैं वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। और फिक्स एसेट क्या होते हैं बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड। करंट एसेट को छोड़ के जितने एसेट होते हैं वो सारे फिक्स होते हैं, नॉन करंट आते हैं उनके अंदर। क्या आते हैं? नॉन करंट। नॉन करंट एसेट आर फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट कौन से फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। कितनी फिक्स कैपिटल होनी चाहिए, ये किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस क्या है भाई? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें मशीन की जरूरत ही नहीं है, प्लांट की जरूरत ही नहीं है। आप आइसक्रीम लाते हो, आइसक्रीम ला के बेचते हो, बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी? ठेले की ज्यादा, ठेले की जरूरत पड़ेगी बस। ठेले के अलावा किसी की जरूरत पड़ेगी? और तो सब वर्किंग कैपिटल चाहिए, जितनी आइसक्रीम होगी उतनी बेच लोगे, बेच लो। है ना भाई। अब आपको बेटा गारमेंट का बिजनेस करना है, जींस बनानी है, तो आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? तो फिक्स एसेट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ेगी? तो पहला क्या होता है? नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है ये डिपेंड करता है कि फिक्स एसेट कितने चाहिए और कितने नहीं चाहिए। दूसरा सेल्स ऑफ, स्केल्स ऑफ ऑपरेशन, कितने बड़े लेवल पे आप काम करना चाह रहे हो। अगर आप बेटा 10 बोतल बनाना चाह रहे हो, शायद घर में बना दूं। 10 शर्ट्स बनाना चाह रहे हो, शायद घर में एक मशीन ला के सिल दो। लेकिन आपका स्केल है बेटा 1 करोड़ शर्ट बनाने का पूरी साल में, प्लांट प्लांट लगाना पड़ेगा भैया। तो ये स्केल ऑफ ऑपरेशन इस पे काम करता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस, आप हाथ से बनाना चाहते हो या आप मशीन से बनाना चाहते हो? मशीन से बनाना चाहोगे तो मशीन लेके आनी पड़ेगी, तो टेक्निक ऑफ प्रोसीजर। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, पूरी दुनिया बेटा प्राइम लेवल पे चल रही है, अल्फा लेवल पे चल रही है, तुम अभी तक नीचे हो, कभी ग्रो कर पाओगे? जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से अपनी चीजों को नहीं रखोगे तो ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, जिस चीज में आपको ग्रोथ दिखेगी उस चीज में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, फिक्स एसेट में। डाइवर्सिफिकेशन, कंपनीज व्हिच हैव प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी, जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऑलरेडी उनका बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, लीजिंग समझते हो? जैसे कि आप टेंट लेके आते हो ना 3 दिन की लीज पे, टेंट लेके आते हो 3 दिन की लीज पे, वो 3 दिन के लिए किसका हो जाता है? आपका हो जाता है, ठीक है। लीजिंग फैसिलिटी। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है बेटा? जैसे मारुति और सुजुकी है, तो मारुति के अपने एसेट्स थे, सुजुकी के अपने फिक्स एसेट्स थे, दोनों मिला के काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो इस तरीके से क्या होता है? जॉइंट वेंचर होता है, ठीक है। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? हाँ भाई समझ गए। वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स को डिसाइड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? नेचर ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं बेटा जिनमें फिक्स कैपिटल की जरूरत ही नहीं होती है, जैसे कि चाय वाला है ना, साइकिल से चाय जो लोग बेचते हैं उनमें फिक्स एसेट की क्या जरूरत? दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो। तीसरा बेटा
टेक्निक ऑफ प्रोसीजर आप मशीन से बनाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। चौथा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, दुनिया प्राइम लेवल पे तुम अभी तक लो लेवल पे कभी कम्पीट कर पाओगे नहीं। पांचवा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपको ग्रोथ दिखेगी वो आप करोगे। 5 याद कर लेना बस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड इट्स टाइप। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जो आपका स्टॉक होता है, जो आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, वो सब क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। आपके करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। तो जितने करंट एसेट होते हैं वो सब क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। जितनी करंट लायबिलिटीज होती है सब क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज ये होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। 2 तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। अगर मैं कह रहा हूं करंट एसेट, तो ये क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर मैं कह रहा हूं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। याद रखोगे, यही था बेटा। आगे देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दिस रेफर्स टू दिस इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स सच एज कैश बिल्स। सिर्फ करंट एसेट को कंसीडर करोगे तो क्या आएगी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? नेट वर्किंग कैपिटल। फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल सेम है बेटा, जो फिक्स एसेट में थे वही, थोड़े से कुछ अलग है, वो याद करना है। नेचर ऑफ द बिजनेस उसमें भी था, इसमें भी था। स्केल ऑफ भाई कुछ नेचर ऐसे होते हैं जहां देखो वर्किंग कैपिटल की तो हर जगह जरूरत तो है, लेकिन फिर भी नेचर ऑफ द बिजनेस, स्केल ऑफ द ऑपरेशन। तीसरा बेटा बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंसी, फ्लक्चुएशन, सीजनल फैक्टर। यार कभी माल ज्यादा बिकता है, कभी माल कम बिकता है। तो जब माल ज्यादा बिकता है तब आपके पास स्टॉक ज्यादा होना चाहिए। जब माल कम बिकता है आपके पास स्टॉक नहीं होगा, कोई फर्क नहीं है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो बेटा सीजनल फैक्टर, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल्स। प्रोडक्शन साइकिल आपने पढ़ा ऑपरेटिंग साइकिल कल अकाउंट्स में, कि एक प्रोडक्ट को बनने में पूरा टाइम कितना लगता है, तो उतने टाइम तक की तो आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए बेटा। क्रेडिट अलाउ, कितना आपको उधार मिल सकता है, तभी तो वर्किंग कैपिटल। या सन्डी डेटर सन्डी क्रेडिटर किस में आते हैं? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट में आते हैं वो। कैश अवेल, कितना कैश आपको मिल सकता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेल का मतलब क्या है? अवेल का मतलब होता है जैसे अवेल, टैक्स, डिस्काउंट अवेल। आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आपको कितना डिस्काउंट अवेल हो सकता है, आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है, कितनी वो है मतलब अपनी, आपको कितना, जैसे आपको उधार कितना मिल सकता है। यार उधार मिलेगा तो वो वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा, बस यही है। अगर आपको उधार ज्यादा मिल सकता है, कतई एट द पॉइंट ऑफ टाइम मिल सकता है, तो नहीं भी होगी वर्किंग कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। जब एकदम मांगेगा कस्टमर, आप उधार लेके लाके दे दोगे, बाद में उसके पैसे दे दोगे, इस चीज के लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल कितना है। लेवल ऑफ कंपटीशन, ये तो दोनों जगह आएगा। इन्फ्लेशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अरे 5-10 तो सेम ही है मेरे भैया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लोज द वीडियो।